मैं श्याम सुंदर शर्मा, माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मंडावली। हाँ, सभी भैया बहन एवं भावकों को आपको मैं स्वागत करता हूँ। कल हमने स्वरों के बारे में आपको बताया था, अब व्यंजनों के बारे में बताएंगे, क्योंकि स्वर और व्यंजन ये दोनों मिलकर ही किसी काव्य, महाकाव्य, व्याकरण, पाठ, गीत, जो भी रचना होती है, जो भी एक शब्द भी लिखा जाता है, वह इनके द्वारा ही लिखा जाता है। अब हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे कि व्यंजन क्या है। व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता, अर्थात स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का निर्माण होता है। बिना स्वर के जो व्यंजन है वह अधूरा रहता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, न ही उससे कोई शब्द बनता है। इसलिए स्वरों की सहायता से ही जो व्यंजन है वह पूर्ण होते हैं। बिना स्वर वाला जो व्यंजन है वह हलंत होता है, अर्थात अधूरा रहता है। उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यंजन बिना स्वर वाला है। जैसे क, ग, च, ज या और कोई भी व्यंजन हो सकता है। अब व्यंजन, संस्कृत में जो व्यंजन है वो 33 होते हैं। उन 33 व्यंजनों में स्वर मिलाकर ही किसी भी शब्द का निर्माण होता है और शब्द मिलकर ही पूरा एक वाक्य बनता है। इन व्यंजनों को 5 वर्गों में विभक्त किया है, यानी 5 वर्ग बनाए हैं इनके अलग अलग, जिनसे उनको जाना जाता है। उन वर्गों में जो प्रथम वर्ण होता है वही उस वर्ग का मुखिया होता है और उस मुखिया के आधार पर ही उस वर्ण को जाना जाता है, या उसकी एक पहचान होती है कि ये कौन से वर्ग का है, यह वर्ण कौन से वर्ग का है। तो यह जानकारी हमको उस वर्ग के आधार पर ही होती है। और एक अंतस्थ होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस प्रकार 5 जो ये वर्ग है, अंतस्थ है, स्पर्श है, इनको मिलाकर ही 33 व्यंजन होते हैं। इनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। अब कैसे लेकर के और जो मैं तक के व्यंजन है उनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। कैसे लेकर के मैं तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब है संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात 2 व्यंजन मिलकर ही एक संयुक्त वर्ण बनाते हैं, जिसे संयुक्त वर्ण। जैसे क और से, ये 2 व्यंजन हैं, इनको मिलाकर ही क्ष बना है। त और रे, इसको मिलाकर त्रे बना है। ज और य, इनको मिलाकर गे बना है। द और ये, इनको मिलाकर घ बना है। प और रे, इनको मिलाकर प्रे बना है। से और रे, इनको मिलाकर श्रे बना है। अर्थात ये जो व्यंजन है, इन 2 व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन का निर्माण हुआ है। अब ये तो हुआ व्यंजन और संयुक्त वर्ण। अब है ये हलंत किसे कहते हैं। हलंत की बात आई तो हलंत कहते किसे हैं, क्या है ये हलंत? जिन शब्दों के अंत में हल हो, अर्थात आधा वर्ण हो, हल का मतलब है आधा, उसे हलंत कहते हैं।
यथा देवम में मैं हलंत है, मैं के नीचे एक तिरछी रेखा खींची हुई है। अब इसमें मैं के नीचे जो तिरछी रेखा खींची जाती है उसे वही हलंत होता है। जैसे ख के नीचे पे, बे, चे या और कोई भी व्यंजन हो सकता है। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जो ये हलंत व्यंजन होते हैं इनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे क, प, र, यानी वो स्वर का उच्चारण नहीं होना, केवल व्यंजन का ही उच्चारण होना। च, ट, इस प्रकार इन व्यंजनों को बोला जाता है और इनके बोलने में कम समय लगता है। इन्हीं व्यंजनों में यदि हम स्वर मिलाएं तो वह जो व्यंजन है वह पूर्ण हो जाता है, यानी उसको बोलने में भी अधिक समय लगता है और वह व्यंजन पूर्ण हो जाता है। जैसे ट है, आ की मात्रा लगाई, टा, यानी आस्वर मिलाया। पे, पे में उ की उ स्वर मिलाया तो हो गया पू। बे है, इसमें ई स्वर मिलाया तो बी, और वैसे बोलेंगे बिना स्वर के तो ब। उसमें न में आ स्वर लगा दिया, ना, और यदि बिना स्वर वह है तो उसको बोलेंगे न, यानी कम समय लगता है और स्वर मिलने पर उसमें अधिक समय लग जाता है। जैसे ख प्लस ए, ख, गे प्लस अ, ग प्लस अ, गे। तो ये इस प्रकार इनको बोला जाता है, बिना स्वर में कम समय और स्वर मिलाने पर अधिक समय। अब है वर्ण विन्यास। अब वर्ण विन्यास क्या होता है? जो शब्द जिन अक्षरों से बना हो उन सबको अलग कर देना ही वर्ण विन्यास है। वर्ण विन्यास अर्थात वर्ण विच्छेद, यानी विच्छेद होना, अलग होना। विच्छेद का मतलब अलग होना। अपन कहते हैं ना बोलचाली भाषा में कि विच्छेद हो गया, अर्थात इनमें आपस में बिगाड़ हो गया, अलग अलग हो गए, तो वह है विच्छेद। जैसे मुनि है, अब मुनि है, अब इसमें वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे मैं, आधा मैं, फिर उ प्लस न प्लस ई प्लस विसर्ग, इस प्रकार अलग अलग हो गए, अर्थात वर्ण विच्छेद हो गए। वर्णों का अलग अलग होना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे पितृ, पे, ई, ते, री, पितृ। तो ये वर्ण विच्छेद यानी वर्णों का अलग अलग होना। अब है वर्ण संयोजन। संयोजन यानी भेद। ये तो था विच्छेद ऊपर वाला, तो विन्यास, और यह है संयोजन यानी मिलाना। तो इनको जो शब्द जिन अक्षरों से बना होता है उन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। यानी अलग अलग वर्ण है उनको एक शब्द में लिखना, यानी मिलाना, सबको एक शब्द में लिखना ही क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे स, ई, ल, आ, सीला। से अब अलग अलग थे, स, ई, ले, आ, तो इसका संयोजन हो गया सीला, एक शब्द बन गया। अलग अलग जो वर्ण थे उनका एक शब्द बन गया। अब जैसे गे, ई, ते, आ, गीता, तो एक शब्द बन गया इसका। वैसे ही है वर्णों के उच्चारण स्थान। अब इन वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी इनको हम, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब ये एक बुक के द्वारा बोला जा रहा है, इनके भी उच्चारण स्थान है। अब किसे कहते हैं वर्णों का उच्चारण? वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो जिस समय वर्णों को मुख के द्वारा बोलते हैं, तो मुख के द्वारा मुख के जिस अवयव की सहायता से बोला जाता है, जिसकी सहायता से हम बोल रहे हैं,
उस अवयव को बोलते हैं, उस वर्ण का वह उच्चारण स्थान कहलाता है। जिस अवयव की सहायता से बोला जाता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो वह उसका क्या होगा, उच्चारण स्थान होगा। अब हम किसकी सहायता से बोल रहे हैं? मुख में अनेक अवयव होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका और ओष्ठ। ये हमारे मुख के अंदर होते हैं। जीभ भी मुख के अंदर है, कंठ है, तालु है, दंत है, नासिका है, ये सब होते हैं। इनके आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्न रूप से किया जाता है। यानी हम निम्न रूप से इनका उच्चारण जो स्थान है उनको बांटा है कि कौन कौन से शब्द किस के द्वारा बोले जाते हैं। जैसे ए स्वर है, के वर्ण। अब के वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, य और है। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। यानी ये जो वर्ण है वो कंठ की सहायता से ही बोले जाते हैं। क, यानी सीधी जो आवाज है वो कंठ के द्वारा निकल रही है, इसलिए इसे कंठ कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। जैसे ई, चे, छे, जे, झे, य, ये, से। इनका जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। तालव्य के द्वारा यानी सीधी तालु के द्वारा, तालु से इसका श्वास आ रहा है, तालु के द्वारा ही बोला जाता है। और हमारी जीभ है वह तालु में जाकर के लगती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु है। फिर है री, ड्री, टेवर। टेवर यानी टे, ठे, डे, ढे, ने, रे, से। इनका उच्चारण मूर्धा, मूर्धा यानी ऊपर वाला भाग। तो हमारी जीभ ऊपर वाले टे, टे में जीभ ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी मूर्धा के द्वारा ही यह बोला जा रहा है। अब है चौथा है ली, ते, थे, दे, धे, ने, ले, से। इनका उच्चारण स्थान दंत है। हमारी जीभ दांत के जाकर के लगती है। जैसे हम बोलेंगे ते, ते बोलते ही हमारी जो जीभ है वह दांत के पास में जाकर मिलती है, यानी वहां जाकर लगती है ते में। टे बोलेंगे तो टे में नहीं, ते, ते में तुरंत जीभ के पास जाएगी, थे, तो उसका उच्चारण स्थान दंत है। यानी जीभ जहां जाकर के लगती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। अब है ऊ, ऊ, पे, फे, बे, भे, मैं। इनका स्थान ओठ है, ओष्ठ। क्यों? क्योंकि पे जीभ काम में नहीं आ रही, केवल दोनों होठ मिल रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? होठ, ओष्ठ। इसको कहते हैं ओष्ठ। पे, फे, जीभ काम में नहीं आ रही, केवल होठ ही काम में आ रहे हैं, इसलिए उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए, आई, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु, यानी कंठ से भी आ रही आवाज और तालु में जाकर के जीभ लग रही है। ए, आई, यानी पीछे जाकर के जीभ हमारी लगती है। फिर है ओ, औ, इसका कंठ और ओष्ठ, होठ और कंठ ये दोनों काम में आते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। ओ, औ, यानी जीभ भी औ, औ में दोनों होठ मिल गए। ओ यानी कंठ से आवाज सीधी आई, औ में कंठ से न्याय करके और होठ मिले, इसलिए कंठ और ओष्ठ ये दोनों हो गए कंठोष्ठ। फिर है वे, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, दांत और होठ। वे, वे यानी वे हमारी जीभ दांतों के पास में आई और दोनों होठ मिल गए, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। फिर है य, न, न,
जो वर्ण है ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं। इनमें नाक काम में आती है, ये यानी नाक के द्वारा ही हमारा श्वास निकल रहा है, ओठों के द्वारा नहीं कोई जीभ के द्वारा, कई जीभ लग रही है, केवल नाक से बोलते हैं ये न मैं। तो इस प्रकार यह है हमारा जो वर्ण विचार है यह पूरा हो गया। आपको यह वीडियो देखने के लिए सभी भैया बहन एवं अभिभावकों को धन्यवाद है इसके लिए।